अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 लाए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ एटम। चूँकि हमारा चैप्टर बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कंसेप्ट आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है? एटम बेसिकली ग्रीक वर्ड एटोमस से निकला है। वर्ड एटम बेसिकली ग्रीक वर्ड एटोमस से निकला है। एटोमस वर्ड का क्या मतलब है? अनकट या इनडिविजिबल। हर वो पार्टिकल, वो छोटा पार्टिकल जो कि मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता है, जो कि इनडिविजिबल है, अनकट है, उस छोटे से छोटे पार्टिकल को ग्रीक लैंग्वेज में एटोमस कहते हैं और यही एटोमस बाद में एटम बनते हैं। अब ये जो एटोमस वर्ड है जो कि ग्रीक में, जिसको हम इनडिवाइजेबल अनकट कहते हैं, सपोज अगर आपके पास कोई भी मैटर है, इस मैटर को आप तकसीम करते हो, पहले 2 पार्टिकल में तकसीम किया, फिर मजीद इसको तकसीम किया, फिर से 2 पार्टिकल में इसको तकसीम किया। कोई भी मैटर हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस तरह डिवाइड करते जाते हैं। ये मजीद तकसीम होगा, ये मजीद इस तरह तकसीम होगा, ये भी मजीद इसी तरह तकसीम होगा। तो इस तरह करते करते आखिरकार ये पूरा एक बड़ा मैटर था, हमने इसको तकसीम किया। आखिरकार एक पॉइंट आएगा जिस पर ये मैटर मजीद तकसीम नहीं होकर पाएगा। वो पॉइंट, वो पार्टिकल जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता है, उस पार्टिकल ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं एटम। और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें इस एटम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं, जो कि इस मैटर के तमाम कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे? एटम का नाम देंगे। The smallest particle of the matter which may or may not exist independently is called atom. मैटर का वो छोटे से छोटा जरा जो कि आजादाना तौर पर रह भी सकता है और रह भी नहीं सकता है। याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो अनकट या इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये जो कंसेप्ट है, ये पहले जमाने में था। आजकल ये कंसेप्ट नहीं चलता है। एटम इज डिवाइजेबल, एटम इज कट, एटम को हम कट कर सकते हैं, एटम डिवाइजेबल है, एटम को मजीद तकसीम किया जा सकता है। तो ये पहला पुराना कंसेप्ट था जो कि आजकल खत्म हुआ। एटम हमने यहां पर डेफिनेशन में लिखा कि एटम इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर रह भी सकता है और रह भी नहीं सकता है। याद रखो, कुछ ऐसे एटम्स है मैटर के जो कि आजादाना तौर पर रह सकते हैं, वो है हेलियम, नियॉन, आर्गन, एटीसी। और कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि आजादाना तौर पर नहीं रह सकते हैं, सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। तो बहुत सारे, लेकिन इसमें जो आजादाना तौर पर रहते हैं वो बहुत कम है, जो नहीं रह सकते हैं उनका तादाद बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ नोबल गैसेस के एटम्स है जो कि आजादाना तौर पर रह सकते हैं। बाकी जितने भी एटम्स हमें मिलते हैं वो आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो एटम वो छोटा पार्टिकल है मैटर का जो कि आजादाना तौर पर रह भी सकता है और रह भी नहीं सकता है। एटम, हमारे पास जो एटम होता है, याद रखो, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जो एटम हमारे पास होता है ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हाईली रिएक्टिव एंड दूसरा हाईली एनर्जेटिक। एटम काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी होता है। ज्यादा एनर्जी की वजह से तो ये रिएक्टिव है, क्योंकि एटम के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये आजादाना तौर पर नहीं रहते हैं। अपना एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए, ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल की या किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन करता है।
तो इसीलिए एटम आजादाना तौर पर मोस्टली नहीं रहते हैं, ये तो सिर्फ नोबल गैसेस है जो कि आजादाना तौर पर रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एटम की हिस्ट्री में सबसे पहला वर्क जो किया है वो डेमोक्रिटस, एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे ज्यादा काम किया है। डेमोक्रिटस क्या कहता था? वो कह रहा है कि ऑल मैटर इज composed of teeny and indivisible particles called atomos। ये जो एटोमोस वर्ड हम यूज करते हैं, हमने जो कहा था कि ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एटोमोस वर्ड बेसिकली डेमोक्रिटस ने दिया था। डेमोक्रिटस ने कहा था कि हमारे पास जितनी भी मैटर्स है ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स और ऐसे पार्टिकल्स जो कि इनडिविजिबल और इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देता है और नाकाबिल तकसीम भी है, उन पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। और उसने इन छोटे से छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? एटोमोस का नाम दिया था, जो कि बाद में क्या बना? बाद में एटोमोस बन गया एटम। ये डेमोक्रिटस का काम था। अपने दौर में इसने यही एक सेंटेंस हमें बताया था, क्योंकि मजीद उस वक्त इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं थी। इसने सिर्फ इतना बताया कि जितने भी मैटर्स हैं ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं और वो पार्टिकल इनडिविजिबल है और इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देता है और नाकाबिल तकसीम भी है। तो इसने इस पार्टिकल को एटोमोस का वर्ड दिया, नाम दिया था। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद अरिस्टोटल आया, इसने कहा कि all matter is composed। देखिए एटम तो मैटर का ही यूनिट है। all matter is composed of four elements। कौन कौन से एलिमेंट्स? पहला वाटर, दूसरा एयर, तीसरा फायर एंड चौथा अर्थ या सॉइल। इसने फिर क्या कहा? ये भी मैटर के हवाले से बात कर रहे हैं, मैटर का बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो मींस एटम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जितने भी मैटर्स हैं ये कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं 4 बुनियादी एलिमेंट से। और वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वाटर है, एयर है, फायर है और अर्थ है। ये बहुत हद तक गलत कह रहा है। अब ये क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि वाटर, एयर और फायर, एयर और अर्थ ये एलिमेंट्स नहीं है। इसी तरह इस कंसेप्ट को गलत प्रूफ किया किसने? लेवाइजर ने 1789 में। लेवाइजर ने क्या कहा? लेवाइजर ने अरिस्टोटल का ये कंसेप्ट गलत साबित किया। इसने कहा कि वाटर जो आप कह रहे हो ये एक एलिमेंट है, इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज अ सब्सटेंस विच इज केमिकली कंपोज्ड बाय एलिमेंट। ये एक सब्सटेंस है, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकली एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये खुद एलिमेंट्स नहीं है। तो लेवाइजर क्या कह रहा है? वाटर इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है which is chemically, जो कि which is chemically composed of 2 elements, जो कि केमिकली 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट्स। और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसने ये साबित किया कि वाटर इज नॉट एलिमेंट, वाटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो कि 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, और वो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को हम कहते हैं वाटर क्रिएटर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वर्ड में 2 चीजें हैं, हाइड्रो एंड जिन। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जिन मीन्स जनरेशन या जनरेट करना, जनरेटर। इसी तरह ऑक्सीजन भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है।
ऑक्सीजन, ऑक्सी वर्ड का मतलब है एसिड, ऑक्सी वर्ड का मतलब है एसिड क्रेटर, तो ऑक्सीजन इज स्टैंड फॉर एसिड क्रेटर, ऑक्सी वर्ड एसिड एंड जेन मीन्स क्रेटर, जनरेटर। और इसी तरह हाइड्रोजन वाटर क्रिएटर। तो इसने कहा ये दो ऐसे एलिमेंट्स है जो कि इस वाटर सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है, बट वाटर इज नॉट अ एलिमेंट, वाटर एक एलिमेंट नहीं है। तो ये बात यहां से गलत प्रूफ हो। नेक्स्ट आखिर में जोसेफ फॉरेस्ट आया था, इसने क्या कहा 1799 में, इसने कहा कि बेसिकली हमारे पास जो एटम्स होते हैं, all atoms chemically combine with a fixed ratio by mass। इसने कहा कि जितने भी आपके पास एटम्स है जो कि मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, वो एटम बेसिकली एक खास रेशियो के साथ, एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ मिलकर एक खास मैटर की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, अगर आप एक मैटर वाटर की बात कर रहे हो, तो वाटर एक मैटर है H2O, तो इसमें जो एटम्स है वो एक खास रेशियो के साथ मिलेंगे, जिसका रेशियो है 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी मैटर्स बने हुए हैं, इनमें एक खास रेशियो के एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, और वो एक खास रेशियो के साथ मौजूद होते हैं। तो ये बात किसने की थी? जोसेफ ने की थी। तो उसने कहा कि जितने भी एटम्स है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास के साथ, और वो जाकर के मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह इस थ्योरी से, इस कंसेप्ट से 2 लॉज जो है वो डेवलप्ड हुए, इस कंसेप्ट से, जोसेफ की कंसेप्ट से। इन लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। चूंकि इसने बात की है केमिकली कंबाइंड एटम्स की, तो उसने कहा कि यहां पर 2 लॉज डेवलप्ड हुए, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकली एटम्स किस तरह कंबाइन होते हैं। और वो 2 लॉज कौन कौन से हैं? एक लॉ हमारे पास, 2 लॉज है। एक लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ है इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपरेशन। ये 2 लॉज इस कंसेप्ट से वजूद में आए, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड एलिमेंट एटम्स की बात कर रहा है कि एटम्स केमिकली किस तरह कंबाइन होते हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? बेसिकली ये लॉ कहता है कि फॉर्मेशन या मास ऑफ न्यू सब्सटेंस, जो नया चीज बनेगा, मास ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये इक्वल होगा, नया चीज जो बनेगा इसका मास इक्वल होगा मास ऑफ पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस। जो नया चीज बनेगा और जिन चीजों से मिलकर बनता है, इनका जो मास होगा, नया बनने वाला चीज का भी मास उतना ही होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इसने कहा था कि एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास के साथ मिलेंगे। तो ये रेशियो और मास की बात कर रहा है। मास एक्सप्लेन होता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, और रेशियो की बात हम करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रिपरेशन में। सही है? तो वो कह रहा है कि जो नया चीज बनेगा, जिन चीजों से मिलकर बना है, इन दोनों का मास क्या रहेगा? बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ मैटर भी यही कहता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो इसीलिए ये कहता है कि जो रिएक्टिंग स्पीशी है लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जब रिएक्शन करेंगे वाटर बनाएंगे तो इसका जो क्वांटिटी जो मास होगा ये इन दोनों के मास के बराबर रहेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रिपरेशन। ये लॉ क्या कहती है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस या इन अ substance the elements are combined by fixed ratio कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो एक खास रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये लॉ हमें यही बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रिपरेशन, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो एक खास फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर एग्जांपल दे दें वाटर का, इसका वाटर का एग्जांपल यहां पर हम ऊपर देते हैं कि लेट सपोज ये आपके पास क्या है H2O। H2O में 2:1 है, मींस 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब ये एक खास रेशियो के साथ यहां पर मिलेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो के साथ मिलेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो चेंज हुआ, 2:2 हुआ, तब ये वाटर नहीं, तब ये एक और कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसीलिए क्योंकि हमने रेशियो को चेंज किया, तो रेशियो को छेड़ने से वही सब्सटेंस पर नहीं बनेगा। अब वाटर में ये रेशियो हमने कांस्टेंट रखना है 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा। ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रिपरेशन। इसी तरह अब ये रेशियो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस रेशियो के लिए एक फार्मूला है हमारे पास कि आप सिंपल रेशियो निकालने के लिए, अब वाटर का आप निकाल रहे हो, एग्जांपल यहां पर हम वाटर का देंगे। वाटर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या मास है? मास ऑफ हाइड्रोजन, चूंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि वाटर में कितने ऑक्सीजन है? लेट्स सपोज 16 है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो मास क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन का 1 AMU है तो ये 2 AMU बनेगा, और मास ऑफ ऑक्सीजन चूंकि एक ही ऑक्सीजन है उसका 16 AMU है, तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16। तो इसका रेशियो जो बनता है वो 1:8 है, यानी हाइड्रोजन का रेशियो 1 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो 8 होगा। ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रिपरेशन हमें यही बताता है कि रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा।